ठीक है बेटा, आगे देखिए कि कौन कौन से प्रदेशों में सर्वाधिक पर्यटन कार्य होता है। कौन कौन से क्या हुआ बेटा? सर ऋतुनिष्ठ की परिभाषा वापस बताओ। देखो, ऋतुनिष्ठ पर्यटन का मतलब होता है बेटा कि ऋतु के अनुसार पर्यटन कार्य करना। जैसे शीत ऋतु में लोग हैं वो हिल स्टेशन के लोग हैं वो मैदानी भागों में आ जाते हैं, ठीक है। और ठंडे जो प्रदेश है उनके लोग हैं वो गर्म प्रदेशों में जाते हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु में लोग हैं वो मैदानी भाग के हिल स्टेशन पे जाते हैं। तो वो ऋतु के अनुसार क्या हो रहा है, पर्यटन हो रहा है। बाकी हम सारे पर्यटन पढ़ेंगे, सामाजिक क्या होता है, धार्मिक क्या होता है, सारे पर्यटन पढ़ेंगे। अब आपका नेक्स्ट बिंदु आता है कि विश्व में प्रमुख पर्यटन प्रदेश। तो पर्यटन प्रदेशों में सबसे मुख्य जो पर्यटन प्रदेश माने गए हैं उसमें एक नाम आपके सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहां से एक प्रश्न बोर्ड में आया हुआ भी है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक पाया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक पाया जाता है, उसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन आया हुआ है बेटा सुखद जलवायु। क्या? सुखद जलवायु। भूमध्य सागरीय प्रदेश में जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक मिलता है, जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक मिलता है। इसका क्या रीजन है? सुखद जलवायु। क्या है? सुखद जलवायु। ऐसे ही भूमध्य सागरीय प्रदेश है, वहां की अच्छी जलवायु के कारण लोग हैं यानी पर्यटन है वो वहां पे सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। और कहां पर आते हैं? और आपके एक उदाहरण दिया गया है भारत के पश्चिमी भाग में। सर अभी भी वीडियो रुक के आ रहा है। क्या सर रुक रुक के आ रही है आवाज। बेटा ये सर आवाज और वीडियो दोनों नहीं ही रुक साफ रुक के आ आ रही रही है है। सर, साफ आ रही है। भारत के पश्चिमी भाग में आप मुंबई की बात करें, गोवा की बात करें, केरल वाले की बात करें, इस वाले तट पर सर्वाधिक मात्रा में पर्यटन आते हैं। मुख्यतः गोवा, क्योंकि ये जो पश्चिमी तट है या पूर्वी तट है, तट की जलवायु हमेशा कैसी होती है बेटा? भूमध्य सागरीय जलवायु जैसी जलवायु होती है। न तो गर्मी होती है नहीं सर्दी होती है, नहीं तो क्या होती है, गर्मी होती है नहीं सर्दी होती है। और इसके अलावा भारत में जो हिल स्टेशन है या विश्व में जो भी हिल स्टेशन है वहां पर भी लोग हैं भ्रमण करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा और कौन से प्रदेश? जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षण केंद्र है, वहां पर भी लोग भ्रमण करने जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पे? कोई धार्मिक क्षेत्र है वहां पर भी लोग भ्रमण करने जाते हैं। तो आप सामान्य सी बात जानते हो कि भ्रमण की गतिविधियां कहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो भ्रमण की गतिविधियां भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। इसके बाद में भारत के पश्चिमी भाग है, हिल स्टेशन जो भी है, राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षण केंद्र है, धार्मिक क्षेत्र है, या आपके कोई ऐतिहासिक प्रदेश है, ऐतिहासिक क्षेत्र है, उन पर सर्वाधिक मात्रा में भ्रमण जो है देखने को मिलता है। तो पर्यटन के क्षेत्रों में आपको पूछ ले तो वो सारे क्षेत्र हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो क्षेत्र जो धार्मिक दृष्टि से, जो वन और वन्य जीवों के संरक्षण क्षेत्र है उनको देखने के लिए भारत के हिल स्टेशन है या विश्व के जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, और पश्चिमी भारत का तटीय भाग है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। ये हमने कुछ मुख्य बताए हैं, बाकी इसी प्रकार के बहुत सारे प्रदेश हैं जो पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम बात करें, कुछ प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र है वो भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं।
कुछ बाजार क्षेत्र है वो भी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पर्यटन को बढ़ावा देने में धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सभी क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। इसके बाद में आपके प्रश्न आता है, प्रश्न लिख लीजिएगा, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं बेटा? देखो, हमने परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, समझ में आया था। पर्यटन और परिवहन दोनों का एक कॉमन कारण है, वो है परिवहन की मांग थी, तो यहां पर भी पर्यटन की मांग, पर्यटन की मांग सबसे इंपॉर्टेंट है जो पर्यटन को प्रभावित करती है। पर्यटन की मांग किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या के आकार पर और आर्थिक क्रिया पे। जनसंख्या का आकार कितना है और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसके आधार पर आपके पर्यटन के क्षेत्र विकसित होते हैं। तो पर्यटन की मांग जनसंख्या के आकार पर और उनकी आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करती है, क्योंकि आर्थिक क्रिया अगर अच्छी है तो लोग क्या करेंगे? अपने अवकाश के दिनों को किस में यूज करेंगे बेटा? पर्यटन में यूज करेंगे। लोग क्या करेंगे? अपने अवकाश के दिनों को पर्यटन में यूज करेंगे। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो लोग अवकाश के दिनों को कहीं पर्यटन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहेंगे। ठीक है, तो पर्यटन के लिए सबसे पहले जनसंख्या का आकार और उसके बाद में आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। इसके बाद हम बात करें तो पर्यटन के लिए परिवहन की सुविधा, परिवहन की सुविधा भी जरूरी है। परिवहन की सुविधा अगर अच्छी है, परिवहन के साधन अगर विकसित है तो निश्चित तौर पे पर्यटन का विकास होगा। अगर यह पर्यटन के जो क्षेत्र है वहां पे परिवहन की सुविधा विकसित नहीं है, सुगम नहीं है, आसानी से मिलने वाली नहीं है, तो वहां पे लोग जाएंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति भ्रमण करने जाता है तो वह वहां जाने की सुगमतम परिवहन सुविधा को देखता है। अगर ऐसा नहीं है तो लोग वहां पर नहीं जाते हैं। अब आप बोलते हो सर कई तो ऐसे हैं जो हिल स्टेशन में जहां पे बहुत कठिनतम रूप से परिवहन सुविधाओं की प्राप्ति हो रही है, फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि फिर उनका जो पर्यटन करने का जो भाव है, नजरिया है, वो अलग है। हालांकि जो हम जाते हैं सब लोग पर्यटन करने के लिए, तो वो पर्यटन करने के लिए परिवहन सुविधा, अच्छी सड़क व्यवस्था होनी चाहिए, रेल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जहां तक पहुंचे, या हिल स्टेशन है तो वहां पे वायु परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं देख कर ही हम क्या करते हैं? पर्यटन करते हैं। तो पहली बात, जनसंख्या का आकार, आर्थिक क्रिया, परिवहन की सुविधा, ये पर्यटन को प्रभावित करती है। इसके अलावा पर्यटन को और क्या चीजें प्रभावित करेगी? पर्यटन को और उस क्षेत्र की भौतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक स्थिति, यह भी पर्यटन को प्रभावित करेगी। भौतिक स्थिति कैसी है, ऐतिहासिक स्थिति कैसी है और राजनीतिक स्थिति कैसी है? ऐतिहासिक स्थिति तो आपकी सीधी सी बात है कि हम हिस्टोरिकल पैलेस में जा रहे हैं। भौतिक स्थिति है वो हमारे फिजिकल पैलेस को बताएगी। लेकिन दोनों में ही राजनीतिक स्थिति कैसी है कि हम वहां जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं होगी, शासनात्मक प्रशासन की तरह के प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। कई प्रशासन है वो पर्यटन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, लेकिन कई राजनीतिक क्षेत्र ऐसे हैं
उनके कारण पर्यटन जो क्षेत्र है हालांकि बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो भौतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थिति है वो भी उस क्षेत्र की अच्छी होनी चाहिए। इस कारण से ही पर्यटन क्या होता है, ज्यादा प्रभावी होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो पर्यटन प्रभावी नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, जो पर्यटन करने जाते हैं लोग, उन लोगों का जो पर्यटन जिस क्षेत्र में गए हैं उनका उस पर्यटन क्षेत्र के प्रति नजरिया, ठीक है, वो नजरिया कैसा है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति या आपका कोई फ्रेंड जाके आए हैं, कहीं घूम करके आए हैं, उनको वह स्थान अच्छा लगा तो आपको उस स्थान के बारे में बताएंगे कि ये स्थान तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है पर्यटन के लिए, सारी सुविधाएं आपको वहां पे मिलेगी, कोई परेशानी उसमें नहीं आएगी। आप भी क्या करेंगे कि उसी स्थान पे भ्रमण करने की सोचेंगे। तो ये जो नजरिया है, ये जो नजरिया है वो पर्यटन को क्या करता है, बढ़ाता है। ये नजरिया है वो क्या करता है, पर्यटन को बढ़ाता है। लेकिन ध्यान से देखें, लेकिन अगर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही। देखिए, तो ये नजरिया होता है लोगों का, ये नजरिया पर्यटन को बढ़ावा भी देता है। और कोई व्यक्ति, कोई आपका फ्रेंड जाके आया, घूम के आया और बोल रहा है कि वहां तो इतनी समस्या आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है, पर्यटन करना बहुत बेकार हो रहा है। अब आप क्या है, उस स्थान पे जाने का मन बना रखे थे कि मेरे को वहां जाना है, लेकिन आप उसके नजरियों को देखते हो और आप क्या करते हो, उस पर्यटन क्षेत्र में जाना अपना पोस्टपोन करके और दूसरे पर्यटन क्षेत्र में जाते हो। तो ये नजरिया है तो लोगों का, वो पर्यटन को क्या करता है, प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, पर्यटन को प्रभावित करता है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा बेटा? प्रॉब्लम है, नेटवर्क वाली समस्या आ रही है। रिकॉर्ड वीडियो आप देखना इसका ना, टावर कर लो यार इधर। एक बार मैं आपको बताऊं कि हमने पर्यटन के प्रभावित करने वाले कारक समझे हैं। पर्यटन के प्रभावित करने वाले कारकों में पहले तो मांग का जनसंख्या और आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। दूसरा, परिवहन की सुविधा, ठीक है। तीसरा, भौतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक। और चौथा, नजरिया, ये पर्यटन को प्रभावित करता है। ठीक है बेटा? सर